यदि किसी व्यक्ति को पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है यानी धड़कन बढ़ गई है, तो कौन कौन से सवाल हमको उनके बीमारी के बारे में या उनके पैल्पिटेशंस के बारे में पूछनी चाहिए, धड़कन बढ़ने की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या क्या चीज़ों पर हमें डिस्कशन करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि पेशेंट को किस तरह का प्रॉब्लम है और उसके पैल्पिटेशंस क्यों हो रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं कि ये पैल्पिटेशन जो या धड़कन जो बढ़ रही है वो साइनस टैकीकार्डिया है यानी नॉर्मल धड़कन बढ़ रही है और ये जो धड़कन बढ़ रही है वो बीमारी की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम है। वो फ़र्क करने में या डिफ्रेंशिएट करने में कौन कौन सी बातें हमारी मदद करेंगी, उस चीज़ों को आज समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि अगर किसी को पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें डॉक्टर को या उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पूछनी चाहिए, तो वो जज कर पाएंगे कि उसको पैल्पिटेशंस है। आप खुद भी जज कर सकते हैं इस चीज़ को समझ के कि भाई ये हो रहा है मुझे, तो अगर ऐसा करने पे हो रहा है तो मेरे को सीरियस वाला पैल्पिटेशन है, ऐसा करने पे हो रहा है तो नॉन सीरियस वाला है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है कि क्या करने पर आपको धड़कन बढ़ती है। अगर बैठे बैठे पैल्पिटेशन हो रही है तो धड़कन सीरियस टाइप का प्रॉब्लम यानी अरिथमिया होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि बैठे बैठे या रेस्टिंग कंडीशन में या सोते टाइम किसी को अगर हो रही है तो वो नॉर्मली उस समय हार्ट का कंडीशन ऐसा होता है कि हार्ट की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स कम रहती है, तो वैसे समय में पैल्पिटेशंस होने का चांस कंपैरेटिवली कम है। हाँ, वैसे केस में अगर हार्ट डायलेटेड है, हार्ट फूला हुआ है या हार्ट का साइज़ बहुत बड़ा है तो पेशेंट को धड़कन का प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को बैठे बैठे में अगर धड़कन का प्रॉब्लम महसूस होता है तो उसमें सीरियस प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उस व्यक्ति को जिसको चलने फिरने पर, दौड़ने पर या मेहनत का काम करने पे या कोई स्पेसिफिक पोस्चर करने में, झुकने पे, सीधा लेटने में अगर किसी को धड़कन बढ़ जाती है तो उसके कंपैरिजन में बैठे में या रेस्टिंग कंडीशन में या सोते समय किसी को पैल्पिटेशन हो रहा है तो रिदम प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं कि किस पोजीशन में होता है, बैठे में होता है, लेटे में होता है या खड़े में होता है। अगर किसी को खड़े पोजीशन में धड़कन बढ़ रही है तो उसका मतलब चांस है कि बीपी फ्लक्चुएशन से रिलेटेड या दवा का प्रॉब्लम से रिलेटेड या बीपी सडनली ड्रॉप होने की वजह से धड़कन बढ़ रही है। सोते सोते में होता है तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है या कोई हार्ट की बीमारी होने का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है, जिसकी वजह से हार्ट सडनली एक्टिवेट हो गया और जिसकी वजह से हार्ट का धड़कन सडनली बढ़ गया है। अगर बीपी फ्लक्चुएशन की वजह से आपको पैल्पिटेशंस हो रही है तो वो खड़े पोजीशन में होगी, और अगर कोई और कारण से या अरिथमिया की वजह से हो रहा है या कोई हार्ट डायलेशन की वजह से हो रहा है तो वो लेटर पोजीशन में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि क्या उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, यानी क्या चीज़ से वो धड़कन बढ़ जाती है। उसमें कोई इमोशनल स्ट्रेस होने से बढ़ जाती है, कोई एक्सरसाइज करने से बढ़ जाती है, आलती पालती मर के बैठने से बढ़ जाती है, सामने की तरफ बेंड करने से बढ़ जाती है, यानी क्या चीज़ों से वो इंक्रीज होता है पैल्पिटेशंस। अगर आप बहुत इमोशनल स्ट्रेस लेने से बढ़ रहा है तो वो एंग्जाइटी इंड्यूस पैल्पिटेशन है। घबराहट बेचैनी होने से पैल्पिटेशन हो रहा है तो वो एंग्जाइटी इंड्यूस पैल्पिटेशन है। एंग्जाइटी से हृदय गति स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से बढ़ गई है तो वो एंग्जाइटी इंड्यूस साइनस टैकीकार्डिया होने का चांस ज़्यादा है, जिसमें कि ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज के दौरान हो रहा है तो वो एक्सरसाइज में स्टैमिना कम होने की वजह से हो रहा है तो वैसे पेशेंट में भी तकलीफ होने का चांस उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर किसी पेशेंट को झुकने या बेंड करने पर हो रहा है तो वो बीपी फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को बिना पोजीशन चेंज किया, बिना प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के, बिना बात के धड़कन बढ़ रही है तो अरिथमिया होने का चांस या डेंजरस पैल्पिटेशन होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि हम पूछते हैं कि क्या चीज़ तरीके से पेशेंट का पैल्पिटेशन बढ़ता है, यानी कि उसका शुरुआत कैसी होती है, सडनली वो आता है या धीरे धीरे करके बढ़ता है और धीरे धीरे करके कम होता है। तो पैल्पिटेशन जो अब्रप्ट ऑनसेट होते हैं वो रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है और धीरे धीरे बढ़ के धीरे धीरे कम होते हैं तो साइनस या नॉर्मल वाला टैकीकार्डिया होने का चांस ज़्यादा है। क्या ये पैल्पिटेशंस कोई और सिम्टम्स आने के बाद चालू होते हैं, जैसे अगर तेज दर्द के बाद चालू हुआ तो हार्ट अटैक रिलेटेड या प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकता है। सांस फूल रही है साथ में उसके बाद चालू हुआ तो भी हार्ट का प्रॉब्लम सीरियस कोई या वैल का प्रॉब्लम या रिदम का प्रॉब्लम हो सकता है। चक्कर आने के बाद चालू हो रहा है तो वो बीपी फ्लक्चुएशन से रिलेटेड हो सकता है। बहुत कमजोरी के बाद चालू हो रहा है तो वो भी दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो क्या सिम्टम्स है जिसकी वजह से वो धड़कन का प्रॉब्लम चालू हुआ, नहीं धड़कन का प्रॉब्लम चालू हुआ उससे पहले एग्जैक्टली पेशेंट को और क्या महसूस हुआ ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है कि पैल्पिटेशंस जो है वो कौन से टाइप का पैल्पिटेशंस है, जो एपिसोड है पैल्पिटेशंस का वो कौन से टाइप का है, वो रेगुलर है या इरेगुलर है, बहुत तेज जाता है कि बहुत स्लो जाता है और आने के बाद रुक जाता है, रह जाता है या आता जाता रहता है। अगर एक रेगुलर पैल्पिटेशन है तो उसमें टक 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 कंटिन्यूस आ रहा है, और अगर इरेगुलर तो टक 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 यानी बढ़ रहा है
फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, यानी कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो वो इरेगुलर पैल्पिटेशन है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन होने का चांस ज़्यादा है। रेगुलर मतलब कंटिन्यूस, भले 100 की रेट है कि 150 की है कि 200 की है, एक रेगुलरली 1 2 3 4 ऐसे करके कंटिन्यूस वो हो रहा है। रैपिड है या नहीं, मतलब अगर नॉर्मल अगर किसी को साइनस टैकीकार्डिया है तो हार्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, 100 सवा 100 के आसपास रहेगा। बहुत रैपिड है, यानी 200 के ऊपर जा रहा है, तो उसमें अरिथमिया होने का या डेंजरस पैल्पिटेशन होने का चांस ज़्यादा है। परमानेंट या नॉन परमानेंट का मतलब ये है कि आने के बाद अगर रह जा रहा है तो रिदम डिसऑर्डर होने का चांस ज़्यादा है, और आता है और कुछ देर के बाद जब मन शांत होता है अपने आप चला जाता है, तो वो नॉर्मल साइनस टैकीकार्डिया होने का चांस ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला कि साइनस टैकीकार्डिया मतलब हमारे नॉर्मल करंट जो आता है वो साइनस नोड से आता है, वही करंट अगर बढ़ गया तो उसे साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं, और जहाँ रिदम ही पूरी चेंज हो जाती है तो उसे अरिथमिया बोलते हैं। जहाँ साइनस टैकीकार्डिया वहाँ डेंजरस कम है, जहाँ रिदम चेंज हो जा रही है वहाँ डेंजरस ज़्यादा है पेशेंट के लिए। नेक्स्ट एक पेशेंट को पूछना ज़रूरी है कि जब धड़कन बढ़ती है तो साथ में क्या होता है, साथ में दर्द होता है, चक्कर आती है, बेहोशी होती है, या बेहोश एक्चुअली पेशेंट हो गया, पसीना आता है, लंग्स में पानी भर जाता है यानी सांस फूलने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उल्टी होता है, नौजिया होता है, एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को उस समय वो गाइड करेगा ये पेशेंट को, कि पेशेंट को जो पैल्पिटेशन हो रहे हैं वो किस टाइप का है, उसके पेशेंट को साथ में हार्ट अटैक हो रहा है कि बीपी फ्लक्चुएशन हो रहा है, एग्जैक्टली और क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये गाइड करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है कि जब वो एपिसोड पैल्पिटेशन का सडनली अगर बंद होता है तो कैसा बंद होता है, सडनली बंद हो जाता है कि धीरे धीरे करके कम होता है, और उस समय क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को, उस समय क्या एग्जैक्टली रहता है, कितने देर तक चलता है, और उस समय पेशेंट को यूरिन अगर कपड़ों में हो जाता है, ऐसा तो नहीं, अगर कपड़ों में यूरिन वगैरह हो रहा है तो इसका मतलब वो बहुत सीरियस है, और पेशेंट को उस समय ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा कम हो गया था, तो पेशेंट को इस वजह से मिर्गी जैसा इफेक्ट पेशेंट को आया। लंबा ड्यूरेशन चला तो मिर्गी होने का चांस ज़्यादा है, सिंपल चक्कर होने का चांस पेशेंट को कम है, तो उसमें पेशेंट को लंबे ड्यूरेशन तक अगर पैल्पिटेशन पेशेंट को चला तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा डेंजरस है, और अगर छोटे ड्यूरेशन के लिए चला और उस समय पेशेंट को कोई कपड़े में यूरिन वूरिन नहीं हुआ तो कंपेरेटिवली वो कम डेंजरस पैल्पिटेशन माना जाएगा। अगर किसी को पैल्पिटेशन जो कम होता है, अगर वो अपने आप कम हो जाता है तो उतना डेंजरस नहीं है। अगर पेशेंट को कोई दवा लेने पर पैल्पिटेशंस कम हुआ, या वेगल मनूवर्स करने में, यानी वैल्साल्वा मनूवर यानी मुंह बंद करके बहुत गहरी सांस जोर जोर से लो, सांस बाहर निकालने की कोशिश करो, इसको वैल्साल्वा मनूवर बोलते हैं, ये करने से अगर कम हुआ तो कंपेरेटिवली उसको अरिथमिया होने का चांस ज़्यादा है। अगर किसी को अपने आप कम हो रहा है तो साइनस टैकीकार्डिया होने का या नॉर्मल रिदम के ज़्यादा होने का चांस ज़्यादा है। और उसके अलावा पेशेंट का बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है कि जब पहली बार आपको पैल्पिटेशन हुआ तब कितनी उम्र थी, उससे पहले कितने बार हो चुका था, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, यानी कितने दिन में एक बार हो रहा है। अगर किसी को 6 महीने में एक बार हो रहा है तो वैसे में होल्टर या कोई भी टेस्ट करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। किसको अगर रोज दिन में 4 बार हो रहा है तो होल्टर या फर्दर टेस्ट करने का ज़्यादा मतलब है। तो कितनी प्रायर हिस्ट्री है, क्या क्या पैर उसकी कहानी है, कितने बार हो चुका है ये पैल्पिटेशंस, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट की बैकग्राउंड में आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि पेशेंट को पुरानी कोई हार्ट की बीमारी है कि नहीं, पेशेंट का पहले कोई हार्ट की जांच हुई है कि नहीं। अगर किसी को पहले कोई हार्ट का जांच हुआ और सब नॉर्मल था तो उसमें स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, उसमें उतना सीरियस कुछ निकलने का चांस अब की बार भी कम है। किसी पेशेंट की पहले की जांच नहीं हुई है तो उसमें सीरियस प्रॉब्लम निकलने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा है, या किसी की जांच हुई है उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी निकली है तो उसमें भी ऑब्वियसली सीरियस प्रॉब्लम निकलने का चांस ज़्यादा है। तो पुरानी कोई हार्ट की बीमारी है या नहीं वो भी जानना ज़रूरी है। पुरानी कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है कि नहीं वो भी जानना ज़रूरी है, कि तुम्हारा कोई अगर पेशेंट को पहले की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको एंग्जाइटी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टैकीकार्डिया होने का चांस ज़्यादा है। अगर किसी की वैसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो उसको अरिथमिया या रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स का चांस ज़्यादा है। पहले की कोई सिस्टमिक बीमारी तो नहीं है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल या थायराइड या इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। थायराइड अपने आप में की रिदम को बहुत ज़्यादा ऑल्टर करता है। अगर थायराइड बहुत ज़्यादा हो तो गति बहुत बढ़ा देता है, थायराइड अगर बहुत कम हो तो गति बहुत कम कर देता है। तो थायराइड के बारे में जानना स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है। और बेसिक बॉडी का कोई और बीमारी तो नहीं है वो भी एक बार जानना पेशेंट की हिस्ट्री में आपको ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करेगा कि पेशेंट को जो धड़कन का प्रॉब्लम हो रहा है वो सीरियस है कि नॉन सीरियस। इसके अलावा कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट की हार्ट की प्रॉब्लम की, या कोई पेशेंट की ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कि पेशेंट को फैमिली में किसी की सडन कार्डियक डेथ हो गई हो, कोई हार्ट की धड़कन बढ़ने की वजह से सडन पेशेंट कोलैप्स हो गया और जान चली गई हो, जिसमें कि ज़्यादातर डाउट ये लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया हो या रिलेटिव को हार्ट अरेस्ट हुआ हो। तो अगर वैसी कोई किसी की फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, उसमें अरिथमिया होने का चांस ज़्यादा है।
और वैसे पेशेंट में आपको ज़्यादा अग्रेसिवली पेशेंट की जांच करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वैसी हिस्ट्री नहीं है तो कंपैरेटिवली रिस्क कम होगा। नेक्स्ट है कि धड़कन जब चल रही थी तो उस समय पेशेंट को कोई दवा तो नहीं चल रही थी। कई बार क्या होता है कि धड़कन जब चल रही हो तो पेशेंट उस समय कौन सी दवा ले रहा हो वो भी इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। पेशेंट अगर कोई स्पेसिफिक दवा ले रहा हो जिससे गति बढ़ जाती है, खासकर कई कॉफ सिरप पे या कोई अस्थमा के इनहेलर्स वगैरह में जो बीटा 2 अगोनिस्ट होता है, बीटा 1 अगोनिस्ट, उसमें कई बार गति बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी कोई मेडिसिन पेशेंट को चल रही है तो उसकी वजह से भी कई बार गति बढ़ सकती है, तो वो भी पूछना ज़रूरी है। कई बार एंटी एलर्जिक मेडिसिन से या एंटी हिस्टामिनिक से भी गति बढ़ सकती है। इसके अलावा पेशेंट कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं कर रहा था, कोई कोकेन या अल्कोहल या इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं कर रहा था, वो भी एक बार जानना ज़रूरी है। अगर इस तरह का कोई नशा या ड्रग्स पेशेंट कर रहा था तो भी अरिथमिया होने का चांस ज़्यादा है। पेशेंट को अगर अल्कोहल लेने की आदत है तो एट्रियल फिब्रिलेशन अल्कोहल वाले पेशेंट्स में, खासकर जब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं तो होने का चांस ज़्यादा है। तो ऐसी भी अगर कोई हिस्ट्री है तो पूछना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रोलाइट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सोडियम पोटाशियम का प्रॉब्लम तो नहीं है, या बॉडी में कोई पहले का कोई कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इस तरह से रिलेटेड भी कोई इशू अगर है तो आपको जानना समझना ज़रूरी है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम पुरानी तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी समस्या सामने आती है तो फिर उसका बीमारी, पेशेंट को पैल्पिटेशन कौन से टाइप का है वो डायग्नोसिस करने में आपको ज़्यादा मदद मिलेगी और आप प्रॉपर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि धड़कन का प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड है या सिंपल साइकोलॉजिकल है या सिंपल साइनस टैकीकार्ड है, और उसके बेसिस पे आप ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। कितना अग्रेसिवली पेशेंट को दवा देनी है, कितना अग्रेसिवली पेशेंट को आपको स्ट्रैटेजी मैनेज करनी है। मिस स्पीड्स वगैरह की हिस्ट्री है या हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है या अलग अलग तरह की पैल्पिटेशंस की हिस्ट्री है तो वैसे में हार्ट प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा अग्रेसिवली चेक करना चाहिए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और यदि जो लोग ये कंटेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें 1 मिनट में हम सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी देते हैं। आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं और उसमें बिना ज़्यादा मेहनत किए या बिना ज़्यादा ढूंढे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए, उस पर क्लिक करिए तो आपको आपकी बीमारी या जिस टॉपिक पर आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें।